हेलो एवरीवन। तो जैगल के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं कल। कॉनकॉल भी हुआ कंपनी का। मार्केट का रिएक्शन हालांकि आप देखोगे तो काफी ठंडा था। ठंडा क्या मतलब नेगेटिव रिएक्शन दिया, 6-7% का फॉल था स्टॉक के अंदर आज। तो देखते हैं नंबर्स में क्या कुछ नेगेटिव है, क्या मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, ओवरऑल कैसा आउटलुक, कैसा पिक्चर बन रहा है जैगल का, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो जैगल का बिजनेस मॉडल वैसे काफी सिंपल है। एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स को। लेकिन इनकी रेवेन्यू की अकाउंटिंग जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझो, कंपनी तीन तरीके से अपने रेवेन्यू काउंट करती है। सबसे पहला आप देखोगे इनका सॉफ्टवेयर फीस। अब सॉफ्टवेयर फीस में कंपनी क्या करती है, जो वो आपके साइज कंपनी होती है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पे वो प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको सब्सक्रिप्शन इनकम आता है। तो वही वाला सेगमेंट है इनका। इसमें जैगल क्या करता है, तो ये कॉर्पोरेट्स को, जो कंपनीज हैं उनको अपने एम्प्लॉय के रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म ये सेल करते हैं सेव। अब सेव क्या करता है, तो जैसे एक कॉर्पोरेट में आप देखोगे एम्प्लॉय के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मील अलाउंसेस होता है, गिफ्ट्स वगैरह होता है, ट्रैवल के अलग अलग खर्चे होते हैं। तो वो सारा एक्सपेंस जो है ना, वो एक कॉर्पोरेट इनके सेव प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो उसका कंपनी क्या करती है, सब्सक्रिप्शन इनकम चार्ज करती है और वो सॉफ्टवेयर फी में ये उसको अकाउंट करते हैं। दूसरा एक और इनका सॉफ्टवेयर है जॉयर करके। जॉयर आपका आता है वेंडर्स के लिए। जो सेव है वो एम्प्लॉयज के लिए है, जो जॉयर है वो आपका वेंडर्स के लिए। और वेंडर्स भी आप देखोगे तो एक कॉर्पोरेट में अलग बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, सिर्फ वो नहीं कि जिससे मैं रॉ मटेरियल लेता हूं। इसके अलावा आप देखो आईटी का वेंडर होता है, फाइनेंस का वेंडर होता है, मार्केटिंग के लिए एक कंपनी जो है वो आउटसोर्स करती है अपने काम को। तो उन सारे वेंडर्स का जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है सब कुछ मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ इस जॉयर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां से भी मेरे को फी इनकम आता है। तीसरा इनका प्लेटफॉर्म है प्रोपेल। प्रोपेल क्या करता है, तो एम्प्लॉयज को प्लस जो आपके चैनल पार्टनर्स होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हो गए, उनको मोटिवेट करने के लिए, जैसे मान लो कोई फेस्टिव सीजन है या फिर कोई नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया और मेरे को चाहिए मेरे एम्प्लॉय और डिस्ट्रीब्यूटर मोटिवेटेड रहे, तो उनके लिए मैं कुछ इंसेंटिव उनको देने के लिए वाउचर वगैरह हो गया, रिवॉर्ड्स वगैरह, कूपन वगैरह, ये सब मेरे को लॉन्च करना है, ये सब उनको गिफ्ट करना है। तो ये वाला प्लेटफॉर्म उसके लिए कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं और उसके उसके अगेंस्ट में भी ये जो कंपनी है उनसे फी चार्ज करती है, सॉफ्टवेयर फी चार्ज करती है। तो ये तीनों जो मेन इनके प्लेटफॉर्म है, यहां से इनको आता है सॉफ्टवेयर फी इनकम, जो कंपनी आप देखोगे इनके सॉफ्टवेयर फी सेगमेंट के अंदर कंपनी शो करती है। इसके अलावा दो तीन प्लेटफॉर्म और है, जिसमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है इनका जेटिक्स करके। जेटिक्स क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे हमने यात्रा का डिस्कस किया ना कि उसके सारे वो जो सिस्टम है वो काफी डीपली इंटीग्रेटेड होते हैं एचआर सॉफ्टवेयर के साथ में, ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ में, कॉर्पोरेट के। सेम जैगल का भी वैसा ही है। तो जेटिक्स में कंपनी एआई के थ्रू प्लस और जो सारा इनके पास में डेटा है, उससे एक कॉर्पोरेट को जो सीएफओ वगैरह होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, उनको बहुत डीप लेवल की इनसाइट्स वहां पे प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो कि एक बड़ी कंपनी की पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे उनके कितने सारे ऑफिसेस होते हैं, हर एक सिटी के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उनको देखना है कि मेरा एक्सपेंस क्यों आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जो हमने बजट बनाया उसके अंदर एक्सपेंसेस क्यों नहीं है। तो वो बहुत माइक्रो लेवल पे ना ये जेटिक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, किस ऑफिस का, कौन सा एम्प्लॉय या कौन से सेगमेंट में मेरा खर्चा बढ़ रहा है, और उसको मैं वहां पे कंट्रोल कर सकता हूं, उसको मैं वहां पे मैनेज कर सकता हूं। तो ये सारा इनसाइट जो है वो जेटिक्स के अंडर कंपनी प्रोवाइड करती है और उसके भी अगेंस्ट में कंपनी को फी इनकम आता है। तो ये इनका पहला सेगमेंट हो गया सॉफ्टवेयर फी। फिर दूसरा सेगमेंट है कंपनी का प्रोग्राम फी। अब आप यहाँ पे जैगल का एक तरीके से गेम समझो। जैगल क्या सोचता है, मतलब सोचता है क्या, रियलिटी है कि वो कॉर्पोरेट्स को कुछ ऐसा सेल्स को बढ़ाने के लिए तो कुछ ऐसा सर्विस दे नहीं रहे हैं। उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सब एक कंपनी को क्या बोलते हैं, उसको एफिशिएंसी बिल्ड करने के लिए, कि आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। लेकिन क्या डायरेक्ट सेल्स बढ़ेगा क्या कंपनी का उससे? नहीं। क्या ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे? नहीं। इन सारी चीजों में जैगल हेल्प नहीं कर रहा। तो यहां पे उनकी बार्गेनिंग पावर हमेशा कम रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन इनकम के ऊपर आपका पूरा रेवेन्यू डिपेंड करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर साल आप 10-10, 20-20% से अपना सब्सक्रिप्शन इनकम बढ़ाते रहोगे, वरना कोई भी कॉर्पोरेट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूज ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जैगल ने क्या किया, अपने रेवेन्यू को ना डाइवर्सिफाई किया है। पहला सेगमेंट है सॉफ्टवेयर से, मतलब जहां से उनको सब्सक्रिप्शन इनकम आता है। दूसरा इनका रेवेन्यू सेगमेंट आप देखोगे प्रोग्राम फी। प्रोग्राम फी में कंपनी क्या बोलती है, जैगल इंडिया का ना सबसे बड़ा प्रीपेड कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल अपोजिट। जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है मैं पहले खर्चा करता हूं फिर बैंक को पैसा देता हूं। प्रीपेड कार्ड में जैसे पहले के टाइम पे हम मोबाइल में रिचार्ज करते थे ना, कि 100 रुपीज का, 200 रुपीज का रिचार्ज किया तो उतना टॉक टाइम मिलेगा, सेम वैसा ही है प्रीपेड कार्ड में, कि कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय के कार्ड के अंदर पहले से अमाउंट फिल कर देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, और अब वो जो एम्प्लॉय है वो उसको यूज कर सकता है। इसमें जैगल को क्या बेनिफिट होता है, तो उनके एम्प्लॉयज या कॉर्पोरेट खुद जब वेंडर को पे कर रहा है,
जब भी उनका ये कार्ड यूज होता है जैगल का प्रीपेड कार्ड, तो इनको उस पर ट्रांजेक्शन इनकम आता है 1% 2% का, लगभग 1 से 2% का टेक रेट है। टेक रेट का मतलब हो गया टोटल ट्रांजेक्शन जितना हुआ उसका कितना इनकम इनको मिल रहा है, फी इनकम इनको मिल रहा है। और उसका 70-80% से लेकर के 20-30% की शेयरिंग होती है इनकी बैंक्स के साथ में, क्योंकि जैगल खुद तो वो कार्ड लॉन्च करता नहीं है, बैंक के साथ में इनका पार्टनरशिप है, जैसे यस बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इन सब के साथ में पार्टनरशिप करके वो प्रीपेड कार्ड लॉन्च करते हैं। तो 20-30% इनकम फ्री में बैंक को मिल रहा है बैठे बैठाए, बाकी 70-80% जैगल अर्न करता है। तो ये आता है इनका प्रोग्राम फीस के अंदर। इसमें जैगल ने एक और चीज, मतलब एक और चीज इसमें करी है कि इनके कॉर्पोरेट्स इसके कार्ड को यूज करें। जैगल बोलता है आपको वो जो सेव वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर और जेटिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो इतनी डीप इनसाइट्स मिलती है ना एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस का या वेंडर के एक्सपेंस का, वो आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा ये कार्ड यूज करोगे। तो एक तरीके से इनके कार्ड को और ज्यादा यूजेस उसका बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये इनका दूसरा रेवेन्यू सेगमेंट हो गया। तीसरा रेवेन्यू सेगमेंट आप इनका देखोगे प्रोपेल। अब प्रोपेल से एक तो आता है इनको सॉफ्टवेयर वाला इनकम, दूसरा कॉर्पोरेट इनको बोलता है जैसे कोई फेस्टिव सीजन है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उनको वाउचर्स वगैरह चाहिए, रिवॉर्ड वगैरह चाहिए, कूपन वगैरह चाहिए, तो कॉर्पोरेट के लिए जो जैगल है वो मर्चेंट्स हो गए जैसे मेक माई ट्रिप है या अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन सबसे वाउचर्स परचेज करके बल्क में कॉर्पोरेट को सेल करता है, और बीच का जो गैप होता है वो इसका जैगल का अर्निंग होता है। तो यहां से इनको प्रोपेल से ये तीसरा इनकम आता है। तो ये इनकी 3 अलग अलग रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे, है वैसे देखने को टेक्निकली 2-3 ही, लेकिन उसकी अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक है सब्सक्रिप्शन इनकम, वो आ गया मेरा सॉफ्टवेयर फीस के अंदर, दूसरा है कार्ड ट्रांजैक्शन इनकम जो कि मेरा प्रोग्राम फीस के अंदर आता है, और तीसरा है वाउचर्स वगैरह में जो मेरे को वो बीच का मार्जिन मिलता है उसको कंपनी प्रोपेल प्लेटफॉर्म के अंदर काउंट करती है। तो ये पूरा रेवेन्यू सेगमेंट है जैगल का। अभी लास्ट 1-1.5 साल में आप देखोगे कंपनी ने बहुत सारी एक्विजिशंस करी है। लास्ट ईयर उन्होंने आई थिंक 500-600 करोड़ का क्यूआईपी भी किया था। तो उसका मेन पर्पज यही था कि हमको जो अच्छी फिनटेक कंपनीज लग रही है जिनका मॉडल काफी अच्छा है और हमारे सिस्टम में अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है, तो उसको इन्होंने एक्वायर किया है। तो वहां से आप देखोगे अभी ग्रोथ वगैरह भी काफी अच्छी चल रही है कंपनी की। तो बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया, अब Q3 के नंबर्स इनके देखते हैं कैसे इन्होंने रिपोर्ट करें। सो रेवेन्यू अगर हम देखें इस क्वार्टर में 47-48% का ग्रोथ है। इन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज किया था, पहले FY26 में मैनेजमेंट का टारगेट था 35 से 40% का, इसको Q2 में इन्होंने बढ़ा करके कर दिया 40 से 45%। तो इस क्वार्टर में गाइडेंस से भी ज्यादा अच्छा ग्रोथ हमको दिखाए। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 57% से ग्रो किया, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। एडजस्टेड इबिट्टा या रिपोर्टेड इबिट्टा दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ है, 63% 73%। और नेट प्रॉफिट अगर आप इनका देखोगे तो वो लगभग डबल हो गया है। 20 करोड़ था लास्ट ईयर Q3 में, इस बार 36 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। यहां पे ये कैश प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ईसॉप को एडजस्ट करके, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो कंपनी का 98-99% से ग्रो किया है। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो एक तो इनका टोटल कस्टमर यानी कि कितने कॉर्पोरेट्स को ये केटर करते हैं, तो इसमें 13-14% की ग्रोथ है। ये नंबर आप देखोगे कंसिस्टेंट रहता है जैगल के लिए, हर एक क्वार्टर में अर्ली टीन्स में हमको ग्रोथ दिखती है। क्योंकि ये नंबर ग्रो करना बंद हो गया तो इसका मतलब नए क्लाइंट्स में ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पे जैगल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सेम आप देखोगे जो एग्रीगेट यूजर्स हैं, यानी इस कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉयज हैं, टोटल यूजर बेस किस रेट से बढ़ा है, तो उसमें भी हमेशा इनका मिड टीन से हाई टीन की ग्रोथ रहती है, 17-18% की। ये नंबर भी ग्रो कर रहा है। फिर ये सेगमेंट हमने डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर फीस वही प्लेटफॉर्म बेच करके जो इनको रेवेन्यू आता है, उसमें आप देखोगे 26% की ग्रोथ है। प्रोग्राम फीस में सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वार्टर है ना, तो जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कंपनीज होती है वो भी वेंडर्स को ज्यादा पेमेंट वगैरह करती है, तो आपका ट्रांजेक्शन इनकम ज्यादा बनता है थर्ड क्वार्टर में, इसलिए यहां पे आपको दिखेगा 56% की ग्रोथ है। और प्रोपेल प्लेटफॉर्म में भी काफी अच्छी ग्रोथ है, 43%। अगेन आपका वो फेस्टिव सीजन, दिवाली सीजन होता है, नवरात्रि सीजन होते हैं, आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी मोटिवेट करते हो ना कि वाउचर वगैरह उनको देके इंसेंटिवाइज करके, तो वहां से आपको 43% का ग्रोथ मिला है प्रोपेल प्लेटफॉर्म में। बाकी इनका ओवरऑल न्यू ये क्लाइंट्स वगैरह आप देखोगे तो ये सारा वीजा के साथ में, मास्टर कार्ड के साथ में इनका डीलिंग वगैरह हुआ है हर एक क्वार्टर में। हालांकि हम देखते हैं कि जैगल जो भी बड़े बड़े आपके कॉर्पोरेट्स हैं उनको ऑनबोर्ड करता रहता है। इस क्वार्टर में ये भी काफी इनकी अच्छी डील हुई है जियो के साथ में, इसको भी कॉन कॉल में भी समझेंगे। फिर इनका एक ये फ्लीट मैनेजमेंट करके भी एक प्रोग्राम है जो आगे चल के बहुत बड़ा रेवेन्यू इनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि जो आपके ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, इनके आप देखोगे कितने सारे ट्रक वगैरह हैं जो डेली बेसिस पे मतलब ट्रांजैक्शन इनका चलता रहता है, तो उसमें चीजें बहुत अनकंट्रोल्ड होती है। तो उनको एक तरीके से वो जीपीएस डिवाइस प्रोवाइड करना हो गया, उनके ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना हो गया, टोल पेमेंट हो गया, ये सारी चीजें ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए इसके अंदर करती है। जैसे IRM एनर्जी को इन्होंने ऑनबोर्ड किया इस क्वार्टर के अंदर, और भी काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड कराया। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंपनी की, मतलब ग्रोथ वगैरह अगर हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट करी है। अब कॉन कॉल में देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या दिया है, कैसे आगे का आउटलुक दिया है। तो एक तो इन्होंने भी जैसे यात्रा के कॉल में हमने डिस्कस किया था ना, एआई के ऊपर काफी अच्छा इन्होंने अपना वो अपडेट दिया है।
तो ओपनिंग रिमार्क में जो कंपनी के फाउंडर हैं उनका कहना है जैसे आईटी स्टॉक्स में, आईटी बिजनेसेस पे आप देखोगे एआई को लेकर के बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो हमारे लिए ना एआई जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। इनका कहना है कि पहले हमको एक प्रोडक्ट बनाने में, मान लो वेबसाइट के ऊपर एक कोई नया पेज बनाना है या फिर क्लाइंट के लिए कोई एक नया फीचर ऐड करना है जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म है उसके अंदर, तो पहले हमको लगता था 75 से 80 डेज, मतलब लगभग मोटा मोटा 3 महीने का टाइम लगता था। डेवलपर जो है वो मतलब 10-10 दिन तक उसमें कोडिंग करते रहते थे, ये सारा टाइम लगता था। आज के टाइम पे जो एजेंटिक एआई है उसको इस तरीके से हम ट्रेन कर देते हैं कि वो सारा काम हमारे लिए, इनका कहना है हम कंजर्वेटिव मतलब एक तरीके से कमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन 30 डेज के अंदर वो काम हमारा हो जाता है। यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज जो मेरा 75 से 80 डेज होता था, आज के टाइम पे वो 30 डेज हो गया है। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके का हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये आगे चल के 10 डेज तक आ सकता है। यानी 3 महीने में जो मैं एक नया प्रोडक्ट या एक नया फीचर लॉन्च करता था, आज के टाइम पे वो 10 डेज हो गया है। ऑटोमेशन में कंपनी का कहना है कि पहले बहुत नॉर्मल ऑटोमेशन हम कर पाते थे, एग्जांपल के लिए कि जैसे कोडिंग करके बोल दिया कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय का एक्सपेंस अमाउंट जो है वो 50,000 है तो उसका अप्रूवल जाना चाहिए मैनेजर के पास में, एंड अगर वो अमाउंट मोर देन 50,000 है या 2 लाख रुपीज है तो वो अप्रूवल जाना चाहिए आपका सीनियर मैनेजर हो गया या फिर सीएफओ हो गया उसके पास में। इस तरीके का बेसिक हम ऑटोमेशन कर पाते थे। कंपनी का कहना है आज ये एआई के थ्रू डीपर लेवल पे, मतलब सिर्फ ये पेमेंट फ्लो नहीं, पेमेंट फ्लो तो एआई खुद से अप्रूव कर ही देता है, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, सारा रीइंबर्समेंट हो गया, क्लेम हो गया एम्प्लॉय का, वेंडर का, ये सब वो खुद कर लेता है। प्लस जो और कॉम्प्लेक्स आपके काफी सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स के काम होते हैं, जैसे वेंडर रिकंसिलिएशन हो गया, यानी कि इतने सारे वेंडर्स होते हैं, डेली बेसिस पे कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, हर अलग अलग वेंडर को, सबका बैंक अलग है, फिर उसके साथ में आपको जीएसटी मैच करना है, इनवॉइस मैच करना है, बैंक स्टेटमेंट के साथ में मैच करना है, कहीं पे भी अगर डेटा आपका मिसमैच हो रहा है तो इन सब में कंपनी का कहना है पहले 5 से 10 डेज लग जाते थे एक कॉर्पोरेट को। आज जो हमने ये एआई वगैरह बनाया है, जो फीचर्स वगैरह ऐड करे हैं, ये कुछ मिनटों में, क्योंकि एआई क्या करता है सिर्फ 3 उसको ऐसे ट्रांजेक्शन ढूंढने जहां पे मिसमैच हो रहा है और वो कुछ मिनटों में ये सारी चीजें करके दे देता है। तो ऐसे कुछ इन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं जिससे इनका कहना है कि कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन बनेगा। एंड अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए इनकी कॉस्ट कटिंग होती जा रही है, मतलब जो आईटी हेडकाउंट है इनका, वो कंपनी कह रही है कि हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। प्लस इनका कहना है जो एंट्री लेवल डेवलपर्स हमको चाहिए होते थे ना, कोडर्स वगैरह चाहिए होते थे, आज के टाइम पे उसकी नीड एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गई है हमारे लिए। एंड आगे चल के भी लगभग सेम एम्प्लॉय के ऊपर या फिर ये और कम होगा हमारा, और लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये मार्जिन का भी आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है कि मार्जिन कंपनी के किस तरीके से रहने वाले, कॉस्ट काफी नीचे की तरफ आएगी कंपनी की। देन इसके बाद जो इनके एक्विजिशंस वगैरह हुए हैं, ग्रीन एज को जो इन्होंने एक्वायर किया, जो वो गोल्फ वगैरह का वो जो आपका लॉयल्टी प्रोग्राम होता है उसका एक्सेस देती है कंपनी, तो उसका रेवेन्यू कंपनी का कहना है लास्ट ईयर से डबल हो चुका है ऑलरेडी 9 मंथ्स के अंदर। फिर एक मोबिलवेयर करके इन्होंने एक्विजिशन किया था, इस कंपनी का रेवेन्यू FY24 में 17 करोड़ का था और अभी 9 मंथ्स के अंदर 50 करोड़ हो चुका है ऑलरेडी। तो कंपनी का कहना है कि ये जो न्यू एक्विजिशन हमने करे हैं ना, इनका सिस्टम वगैरह सब कुछ था, मॉडल ठीक था, लेकिन इनके पास में वो एडवांटेज नहीं था, वो क्लाइंट बेस नहीं था, स्केल इनको नहीं मिल रहा था। तो एक्विजिशन के बाद से इस वजह से इनका ग्रोथ हम देख रहे हैं कि काफी फास्ट हो गया है। फिर रियो डॉट मनी करके जो एक इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी, जिसके बेसिस पे जैगल अपना वो एक क्रेडिट कार्ड बिजनेस अपना बिल्ड करने को देख रहा है, तो उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, अब जैग डॉट मनी करके इन्होंने कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनके लिए वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि जैगल के पहले के कॉन कॉल्स अगर आप देखोगे ना, तो एनालिस्ट लोग इनको यही पूछते थे कि आपका यूजर बेस तो बहुत बड़ा है, कॉर्पोरेट्स इतने सारे हैं, 3.7 3.5 मिलियन आपके पास में एम्प्लॉय बेस है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो आप नहीं ले पा रहे हो, मतलब क्रॉस सेल नहीं कर पा रहे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। तो उसी के लिए अब इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस बनाया, जो हमने लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था कि एयू बैंक के साथ में जैगल जो है वो अब अपना कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, इससे पहले B2B क्रेडिट कार्ड था इनका, अब इनका B2C क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च कर रहे हैं एयू बैंक के साथ में मिलकर। तो जो इनके एग्जिस्टिंग 3.7 मिलियन यूजर बेस है, प्लस इसके अलावा कंपनी का कहना है हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि एक इनका जो हमने ये यूजर बेस देखा ना 3.7 मिलियन का, ये तो वो एम्प्लॉइज है जो इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि एक कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते डेली बेसिस पे, लेकिन उनका डेटा हमारे पास में। डेटा क्यों है? सेम वही यात्रा वाला फैक्टर कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो डीपली इंटीग्रेटेड है ईआरपी सिस्टम से, एचआर सॉफ्टवेयर से, हर एक कॉर्पोरेट पे, तो हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाता है अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए। तो आगे चल के इसी के बेसिस पे इन्होंने वो गाइडेंस दिया कि अच्छी ग्रोथ रहेगी क्रेडिट कार्ड बिजनेस के अंदर। फिर अभी जो रिसेंट ये बजट आया आपका, उसमें इनका कहना है जो टैक्स रूल है ना, उसके ड्राफ्ट के अंदर ऐसा
गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि जो ये एम्प्लॉयज को जो मील अलाउंसेस मिलता था, गिफ्ट्स के लिए जो पहले टैक्स में बेनिफिट मिलता था, इसकी लिमिट को एक्सटेंड करने को देख रही है गवर्नमेंट। अभी ड्राफ्ट में है, मतलब अप्लाई हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो हमारा यूज केस बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे, एंड अगेन हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। प्लस जो जियो के साथ में इन्होंने वो जो डीलिंग करी है, इसमें सबसे अच्छी चीज एक तो ये है कि इनका खुद का वर्किंग कैपिटल नहीं लग रहा। मतलब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली एक एम्प्लॉय जो है ना, वो गैजेट अगर उसको परचेज करना है, कोई मोबाइल परचेज करना है, लैपटॉप परचेज करना है, तो वो अपने सैलरी में से ईएमआई, मतलब सैलरी डिडक्ट कर सकता है एज एन ईएमआई की तरह। यहां पे जो गैजेट है उसको वो जियो फाइनेंस देगा, मतलब उसकी लीजिंग, उसकी फाइनेंसिंग जो है वो जियो फाइनेंस करेगा। जैगल को खुद का कैपिटल नहीं लगाना। लेकिन जैगल क्योंकि यहां पे प्लेटफॉर्म दे रहा है, पूरा वो डील मैनेज करने का एक अपना वो मतलब वो डील पूरा कंप्लीट करवा रहा है, तो उससे उनको फी इनकम मिलेगा और साथ में प्रोसेसिंग फी इनकम मिलेगा। तो कंपनी कह रही है इसमें हमारे मार्जिन बहुत अच्छे बनेंगे। मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, उससे भी बेटर मार्जिन कंपनी बना सकती है अपने इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। फिर इनका जो ग्रोथ गाइडेंस अगर आप देखोगे, इस साल का इन्होंने 40-45% का दिया है, लेकिन मतलब चांसेस हैं कि इससे ज्यादा अच्छे नंबर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी 2-3 एक्विजिशन है, जैसे एक डाइस टेक्नोलॉजी है और एक दो और कंपनी है जिसका पूरा एक्विजिशन अभी जैगल ने किया नहीं है। तो अगर वो Q4 में एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है तो कंसोलिडेटेड ग्रोथ कंपनी का ना मोर देन 45% का हो सकता है, जो उन्होंने गाइडेंस दिया है FY26 का। बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है। मैनेजमेंट ने बोला कि अभी के लिए गाइडेंस हमारा वही है 40 से 45% का। मीडियम टर्म का जो उनका टारगेट है, यानी कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में, वो ये $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब कैगर के टर्म्स में देखोगे, तो अगर ये 5 ईयर्स में $1 बिलियन पे पहुंचते हैं तो उसका मतलब हो गया लगभग 35% का ग्रोथ कैगर। मतलब अभी 1800 करोड़ हो जाएगा कंपनी का FY26 में। एंड अगर 7 ईयर्स में इनका ये गाइडेंस अचीव होता है तो उसका मतलब हो गया 25% के आसपास का ग्रोथ। यानी 25 से 35% का ग्रोथ कैगर कंपनी प्लान कर रहा है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के लिए। इसमें एक और अच्छा गाइडेंस क्या है, मार्जिन के ऊपर। सो मार्जिन कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में 14% से 15% के इबिट्टा पे हम पहुंच जाएंगे। अभी इनकी जो इबिट्टा मार्जिन आप देखोगे 9-10% के आसपास हैं, और हर एक साल इनका टारगेट है कि मिनिमम 100 बेसिस पॉइंट से हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो उसका मतलब टॉप लाइन की ग्रोथ तो आपकी 25-35% होगी, बट इबिट्टा आपका उससे भी ज्यादा बेटर रेट से ग्रो करेगा, एंड ऑटोमेटिकली जो बॉटम लाइन है, नेट प्रॉफिट है, उसका ग्रोथ और भी अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट मार्जिन पे इन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है, क्योंकि अभी आप इनका वो प्रोग्राम फी वाला बिजनेस देखोगे ना, उसमें 67% इनका इंसेंटिव कॉस्ट होता है। बेसिकली आप समझो, जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज हैं वो कई बार क्या होता है कि मतलब इनका कार्ड यूज नहीं करते, वो खुद से कैश वहां पे स्पेंड कर देते हैं और बाद में उसको रीइंबर्स कर लेते हैं। सेम कॉर्पोरेट भी ऐसा करता है, जब उनको वेंडर को पे करना होता है तो कॉर्पोरेट खुद अपने कैश से कर देता है, इनका कार्ड यूज नहीं करता। कई बार ऐसा होता है। तो अपने कार्ड के यूज केसेस को बढ़ाने के लिए ना जैगल को अभी इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। मतलब जैसे कैशबैक हो गया, प्रमोशन ऑफर हो गया, ये सब उनको देना पड़ता है अपने कार्ड के अंदर कॉर्पोरेट्स को, उनके एम्प्लॉयज को। तो इसमें कंपनी का इंसेंटिव कॉस्ट जो है प्रोग्राम फी का 67% है। पहले ये होता था 70-75%। मतलब आप समझो, अगर मैं 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कमा रहा हूं, ट्रांजैक्शन इनकम मेरे को 100 रुपीज का आ रहा है प्रोग्राम फी में, तो मुझे ना उसके लिए 67 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है इंसेंटिव में। यानी कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, प्रमोशन ऑफर दे रहा हूं, तब जाकर के मेरा वो 100 रुपीज का ट्रांजैक्शन इनकम हो रहा है। अभी इस तरीके का केस है। हालांकि पहले इससे भी ज्यादा था, 70-75% था। बट मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर ये जो 67% का हमारा जो इंसेंटिव कॉस्ट है ना, ये कम होकर के 50% हो जाएगा। एक तरीके से आप इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि कॉग जो होता है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो बेसिकली आपका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, वो इनका अभी 67% है। नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में वो 50% हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके जो ग्रॉस मार्जिन है, इबिट्टा मार्जिन है, वो इंप्रूव होंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा आपका कम हो गया 17% पॉइंट, तो आपके मार्जिन और बढ़ने चाहिए। तो मार्जिन का जो इनका गाइडेंस है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसकी ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारे जो बाकी बिजनेस है ना, उसमें थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड में इन्होंने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में हमारा 500 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आएगा क्रेडिट कार्ड से। तो क्योंकि वो B2C वाला बिजनेस है, तो उसमें इनको मार्केटिंग पे भी खर्चा करना पड़ रहा है। जो अभी ये इंडिया जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है ना, उसके जो कैप्टन है आयुष मात्रे, उसको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो कंपनी कह रही है थोड़ा बहुत एक्सपेंस हमारा बढ़ सकता है, लेकिन हाँ, ये चांसेस हैं कि मार्जिन जो हमने गाइडेंस दिया उससे बेटर हम कर सकते हैं। बट स्टिल अभी के लिए इन्होंने 14 से 15% का मार्जिन के गाइडेंस दिए हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है जो मार्केट को भी शायद जिस चीज को लेकर के थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं खराब लगता है जैगल, कि कंपनी का आरओई काफी लो है और कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। तो ग्रोथ वगैरह तो काफी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन इनको इसी पे पूछा गया कि कैश फ्लो की क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, आरओई की क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, क्योंकि मतलब
आई मीन ग्रोथ तो सबको चाहिए, हर एक इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन जब तक आप कैश नहीं बना रहे ना, जब तक आपका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, तब तक मतलब आप किसी भी तरीके से उसको बोल लो कि बिजनेस मॉडल इस तरीके का है या कंपटीशन इंटेंसिटी है या ग्रोथ फेस में है, जो भी आप बोल लो, लेकिन वो जो सेल्स, वो जो प्रॉफिट हम देख रहे हैं एक तरीके का कागजी प्रॉफिट ही हो गया, मतलब जब तक आपके बिजनेस में रियल कैश नहीं है। तो इनको बार बार उसी के ऊपर फोर्स किया जा रहा है, चाहे आप कोई भी इंटरव्यू देख लो मैनेजमेंट का या फिर कॉन कॉल सुन लो, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि कैश फ्लो, जैसे इन्होंने पहले भी गाइडेंस दिया था कि इस साल के एंड तक, FY26 के एंड तक हम ब्रेक इवन के आसपास पहुंचेंगे और फिर FY27 में कैश फ्लो हमारा मतलब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक आप मतलब डिफरेंस देखोगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में, जब भी ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन की बात करते हैं, या फिर अभी ये क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस की बात करते हैं, हर एक कमेंट्री पे ना मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करता है कि जैसे रेवेन्यू है 4-5 ईयर्स में इतना हो जाएगा, क्लाइंट एक्विजिशन अभी इतना है, इतने सारे क्लाइंट्स हमारे पाइपलाइन में हैं और मल्टीपल रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी। हर एक जगह पे आप सुनोगे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करता है। बट जैसे ROE का आप इनका कमेंट्री सुनोगे या फिर कैश फ्लो का अगर आप इनका कमेंट्री सुनोगे, तो मैनेजमेंट उतना श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैश फ्लो हम कन्वर्ट कर पाएंगे और ROE की क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगी। इन्होंने ये जरूर बोला है कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में हम एक अच्छा ROE बनाएंगे, कैश फ्लो भी हमारा काफी अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा का डेफिनेशन क्या है, मतलब ROE आपका जो अभी 9% है, क्या वो 15, 20 या 30% जाएगा जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस का होना चाहिए, या फिर यही 10-15% तक रह जाएगा? इसको लेकर के एग्जैक्ट इन्होंने कमेंट्री दिया नहीं, और इसका रीजन भी है। जब आप जैगल हो गया, यात्रा हो गया, ब्लैकबक हो गया, ये तीनों एक तरीके से प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं। इसमें ब्लैकबक के पास में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो जिन कस्टमर्स के साथ में डील करते हैं ना, ट्रकर्स वगैरह, उनके साथ में उनके पास में बार्गेनिंग पावर है। प्लस ब्लैकबक की जो सर्विसेज हैं वो एक तरीके से उनके सेल्स को और इंप्रूव करता है, उनके बिजनेस को और बढ़ाता है, उनके लिए ज्यादा बिजनेस लेकर के आता है। तो ब्लैकबक को वो एडवांटेज, इसलिए आप देखोगे उनके रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉग है। कैश फ्लो कंपनी कितने टाइम से बना रही है, जब तक प्रॉफिट नहीं हुई थी उससे पहले आई थिंक कैश फ्लो उनका पॉजिटिव था। यात्रा जो है और जैगल जो है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में डील करते हैं और बार्गेनिंग पावर उतनी नहीं है। यात्रा हालांकि जैसे हमने डिस्कस किया कि अब उस पाथ की तरफ बढ़ चुका है, कैश फ्लो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव था, और जो वो कार्ड यूज करना शुरू कर रहे हैं बैंक के साथ में टाई अप करके, तो वर्किंग कैपिटल उनका और कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैश फ्लो है वो और इंप्रूव होगा, और साथ में जो रिटर्न रेशियो पहले कंपनी के 4-5% थे, इस साल आई थिंक 6-7% होगा, नेक्स्ट ईयर तक वो 13-14% तक जाएगा। तो यात्रा आप बोल सकते हो उस पाथ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हमको मॉनिटर करते रहना है उसको भी। जैगल के लिए वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो क्योंकि कंपनी को हर एक जो फेस्टिव सीजन आता है या फिर कोई बड़ा सेल्स का सीजन आता है, तो अपने क्लाइंट्स को इनको सपोर्ट करने के लिए वो जो वाउचर वगैरह होता है उसके लिए इनको एडवांस पे करना पड़ता है, जैसे ये प्रोग्राम फीस है इसके लिए इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, तो वहां पे इनका कैश स्टक हो जाता है, वर्किंग कैपिटल कंपनी का बढ़ जाता है। ये एक तरीके का इस बिजनेस का नेचर है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि मैनेजमेंट ने इस पार्ट पे अपनी कमेंट्री को चेंज नहीं किया है। मैं जैगल को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव तब होता, जैसे मान लो पहले ये बोल रहे थे कि FY25 में मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, अब उसको 1 साल बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग से अपनी कमेंट्री मेंटेन रखी है कि FY26 के एंड तक हमारा जो कैश फ्लो है वो न्यूट्रल होगा, मतलब हम ब्रेक इवन के आसपास पहुंचेंगे, देन FY27 से हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। हाँ, क्यों इतना श्योर नहीं है मैनेजमेंट कि कितना कन्वर्जन होगा, जैसे स्काई गोल्ड ने बता दिया अपने वो पीपीटी के अंदर कि कैश फ्लो का 20% हम पैट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर रोसी हमारा 27% होगा। ये मैनेजमेंट क्यों इतना श्योर नहीं है? क्योंकि आप हर 1-2 क्वार्टर के बाद देखोगे तो कंपनी के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, या तो एक्विजिशन को लेकर के या फिर नए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग को लेकर के। और जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा क्लाइंट आप ऑनबोर्ड कर सकते हो, तो वहां पे आपको मार्जिन के ऊपर या फिर ये कैश फ्लो के ऊपर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए मैनेजमेंट उतना श्योर नहीं है, लेकिन ये चीज अच्छी है कि डायरेक्शन उस तरफ ये भी सोच रहे हैं। इस कॉल में भी इन्होंने बोला कि जो इन्वेस्टर का कंसर्न है या जो मार्केट का कंसर्न है उसको हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले से वो कमेंट्री दी और हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि इस साल ब्रेक इवन होगा और ग्रेजुअली आपको कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड यहां से इंप्रूवमेंट वाला है। अगर ऐसा होता कि मैनेजमेंट अभी भी इस पे कोई कमेंट्री दे ही नहीं रहा, कोई डायरेक्शन दे ही नहीं रहा, तब मैं इस बिजनेस को लेकर के नेगेटिव होता। लेकिन अभी तक जो इन्होंने हर एक कॉल में कमेंट्री मेंटेन रखी है, वो सेम कमेंट्री आप इस कॉल में भी सुनोगे। तो ओवरऑल डायरेक्शन ठीक है बिजनेस का। बाकी और तो सारे गाइडेंस वगैरह इन्होंने हाँ मेंटेन ही रखे। तो अगर आप इनका वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो पहले तो स्टॉक का खैर 90-100 का पी होता था जब ये 600 पे ट्रेड करता था, उसके बाद डी रेटिंग हुई, 50-55 का पी हुआ। अभी आप देखोगे और वैल्यूएशन इनकी डी रेट हो चुकी है। आई थिंक 30 का तो करंट पी है स्टॉक का, और सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, ये Q4 का रिजल्ट आएगा, तो इनका फॉरवर्ड पी जो है वो 25 से 27 का हो जाएगा। यानी पैग रेशियो अगर आप बिजनेस का देखो तो 0.5-0.4 के आसपास है।
क्योंकि कितना भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम लें तो 30-35% से बिजनेस बहुत आराम से ग्रो कर सकता है एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक। ये जो एक्विजिशन हालांकि इन्होंने करी हैं वो तो काफी और ज्यादा फास्ट रेट से ग्रो कर रही है 70-80-100% से, बट स्टिल 30-35% का ग्रोथ ये बिजनेस बहुत आराम से डिलीवर कर सकता है अगले 2-3 साल तक। और वहां पे अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो बिल्कुल कंफर्ट आता है। तो मतलब प्ले करने को मैं आराम से प्ले कर सकता हूं, कोई ऐसा कंसर्न लगता नहीं है। और मेन मेरे को वही ट्रैक करना है जो इन्होंने गाइडेंस दिया अपना वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो को लेकर के कि Q4 के एंड तक वो न्यूट्रल हो जाएगा, ब्रेक इवन के आसपास होगा। अगर वो नहीं हुआ, मान लो वहां पे गाइडेंस कंपनी मिस करती है और फिर आके आने वाले कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट और उसको एक्सटेंड कर देता है अपने गाइडेंस को, तब एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए वो कंसर्न होगा, वो नेगेटिव है। लेकिन जब इतने टाइम से इन्होंने उस गाइडेंस को मेंटेन करके रखा है, कमेंट्री को मेंटेन करके रखा है, तो अभी सडनली ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे दिखता नहीं है बिजनेस के अंदर। तो अभी तो वही है, वैल्यूएशन और डीरेट हो चुका है, ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो बिल्कुल ठीक लगता है और बिजनेस का डायरेक्शन भी ठीक है। हाँ, अगर मुझे रिस्क अपना मैनेज करना है तो एलोकेशन के को लेकर के मैं मैनेज कर सकता हूं कि एकदम से बहुत बड़ा एलोकेशन ना करूं कि मेरी टॉप होल्डिंग ये बन जाए। तो सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट टूल आपका एलोकेशन ही है, उसको मैं मैनेज करके चल सकता हूं। अगर मुझे दिखता है कि जो बिजनेस बोल रहा है कैश फ्लो के ऊपर, रिटर्न रेशियोज के ऊपर, अगर वो डिलीवर हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन वहां पे दिख रहा है, तब ऑफकोर्स मेरा एलोकेशन और बढ़ता जाएगा। वरना अदरवाइज हम तो ऐसे करते हैं कि अगर बिजनेस खराब हुआ तो वहां से हमको भागना है। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो कमेंट्री उन्होंने हमेशा मेंटेन करके रखी है, मार्केट ने डी रेटिंग करके डील ओवरऑल और अच्छी कर दी है अगर इनका एग्जीक्यूशन मेंटेन रहता है। और पास्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अपनी गाइडेंस को ये ज्यादातर आउट परफॉर्म करते हैं। लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी Q1 के बाद जो उन्होंने गाइडेंस दिया उसको हर एक क्वार्टर में आउट परफॉर्म किया है। और मतलब वहीं पे ट्रस्ट बनता है बिजनेस के ऊपर। तो ठीक है, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, Q4 के रिजल्ट्स आएंगे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।